डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण, पार्ट सेकंड। प्रथम पार्ट में हमने देखा कि राष्ट्रसंघ की असफलता का एक सबसे प्रमुख कारण था कि अमेरिका का उसका सदस्य नहीं होना। दूसरा प्रमुख कारण था कि राष्ट्रसंघ वर्साई की संधि से जुड़ा हुआ था। आज तीसरा कारण हम देखेंगे कि वो है राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में अविश्वास। राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए ये आवश्यक था कि सभी राष्ट्र और विशेषकर बड़े राष्ट्र उसके सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखें और उसके सफल बनाने के लिए निष्ठापूर्ण सहयोग करें। परंतु संघ के सदस्यों में उसके सिद्धांतों के प्रति कोई आस्था नहीं थी, अतः उसकी असफल होना उसका निश्चित था। संघ की स्थापना के समय सभी राज्यों ने उसके विधान पर हस्ताक्षर करते समय ये वचन दिया था कि वे सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर सदस्य राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखेंगे। यदि कोई राज्य संघ के संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्रवाई करेंगे, परंतु जब समय आया तो उन्होंने अपने वचनों का पालन नहीं किया। उदाहरण हेतु, जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया तो सदस्य राज्यों ने जापान के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार जब इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया तो बड़े राज्यों ने इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध तो लगाए, परंतु वे केवल दिखावे मात्र के थे और उन्होंने इटली पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इंग्लैंड व फ्रांस मुसोलिनी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इटली के विरुद्ध तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध नहीं लगाया और न ही स्वेज नहर को बंद किया। तो इस प्रकार से हम देखें तो राष्ट्रसंघ की असफलता का दूसरा प्रमुख कारण था कि इसके सदस्य राज्यों में इसके प्रति कोई सम्मान नहीं था। उन्होंने मुख्य रूप से ये सदस्य राष्ट्रों ने ये उल्लेख किया कि हम जब भी कोई समस्या आएगी राष्ट्रसंघ के सामने तो हम उसका सामूहिक रूप से उसको हल करेंगे, या ऐसा राष्ट्र जो कि दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। परंतु जब समय आया तो बड़े राष्ट्रों ने और अपने ही मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इस प्रकार के प्रतिबंध लगाना और या कोई उचित कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तो इस कारण से जापान और इटली की और जर्मनी की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस प्रकार बड़े राष्ट्रों के अपने स्वार्थों के कारण उन्होंने राष्ट्रसंघ को समय पर कोई सहयोग नहीं किया, जिसके कारण राष्ट्रसंघ बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ की असफलता या असफल होना निश्चित था। इस संबंध में सही लिखा गया है कि संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सदस्य राज्यों में इसके सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, बुद्धिमत्ता और साहस होता, किंतु उनमें इसका सर्वदा अभाव था। तो किसी भी संस्था का यदि जन्म होता है और उसके प्रति सदस्य राज्य भी अविश्वास रखते हैं तो वो संस्था कभी भी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। तो राष्ट्रसंघ की असफलता का एक प्रमुख कारण ये था। उसके बाद अगला कारण असफलता का संघ के प्रति विभिन्न राज्यों के परस्पर विरोधी विचार। राष्ट्रसंघ के संबंध में महाशक्तियों के जो विचार थे वो परस्पर विरोधी थे। फ्रांस के विचार थे कि राष्ट्रसंघ को सार्वभौमिक सुरक्षा का संगठन नहीं वरन जर्मनी के विरुद्ध अपनी सुरक्षा का साधन और जर्मनी को नियंत्रित करने वाला और 1919 की यथापूर्ण स्थिति को सुरक्षित रखने वाला और यूरोप में फ्रांस की प्रधानता को बनाए रखने वाला संगठन मानता था। तो फ्रांस चाहता था कि जर्मनी किसी भी तरह से जो बिल्कुल निर्बल बन जाए, कमज़ोर बन जाए और उसके अधीन हो, फ्रांस की यूरोप में प्रधानता स्थापित हो जाए। तो इस कारण से वो राष्ट्रसंघ को इस रूप में देखता था। इंग्लैंड का क्या विचार था कि इंग्लैंड का मुख्य उद्देश्य अपने विश्वव्यापी साम्राज्य और आर्थिक हितों की रक्षा करना। वह चाहता था कि राष्ट्रसंघ द्वारा उसके हितों पर कोई आंच नहीं आए और वह अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखकर शांति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर यूरोपीय राजनीति में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघ
संघ को अपनी कूटनीतिक चालों का माध्यम बनाना चाहता था। इस प्रकार इंग्लैंड और फ्रांस के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण ने राष्ट्र संघ की सफलता को संदिग्ध बना दिया। तो इंग्लैंड के क्या विचार थे कि इंग्लैंड का विचार था कि किसी भी तरह से राष्ट्र संघ उसके आर्थिक हितों की रक्षा करे, उसके उपनिवेशों की रक्षा करे, समुद्र में उसका एकाधिकार की रक्षा करे, उसके व्यापार की रक्षा करे और उसके साम्राज्य की सुरक्षा करे। तो वो राष्ट्र संघ को इस रूप में देखता था। और जर्मनी का क्या विचार था कि जर्मनी का तो राष्ट्र संघ के प्रति दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों से परिपूर्ण था। 1926 में जर्मनी जब राष्ट्र संघ का सदस्य बना तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्र संघ के ने जो उसके ऊपर विभिन्न जो प्रतिबंध और धाराएं लगाए उनको धीरे धीरे कम कर दिया जाए और उसके उपनिवेश, उसके सैनिक शक्ति, इन सब को जो सीमित कर दिया है उसको पुनः बढ़ा दिया जाए। और इसी के माध्यम से वे वर्साई की संधि की अन्यायपूर्ण धाराओं में परिवर्तन करना चाहता था। जब हिटलर ने 1933 में जब वो सत्तारूढ़ हुआ तो राष्ट्र संघ जर्मनी की आंखों में कांटा बन गया और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हिटलर ने राष्ट्र संघ से अपने आप को अलग कर दिया और वो सर्वशक्तिशाली बन गया। धन्यवाद।